तो आज हम 3 कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। पहली, ग्रीनलैंड में छिपे खजाने की दौड़। दूसरी, एक बहुत बड़े फाउंडर का एक हैरान करने वाला फैसला। और तीसरी, एआई की दुनिया में एक नई जंग। सुनने में ये तीनों कहानियां बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन इन सब के पीछे एक ही मकसद है, आने वाले कल पर यानी भविष्य पर कब्जा करना। कभी सोचा है कि दुनिया के एक कोने में एक दूर दराज बर्फीला आइलैंड अचानक से ग्लोबल पावर्स के लिए जंग का मैदान क्यों बन गया है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है जो अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है? तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ग्रीनलैंड, फिर देखेंगे एक फाउंडर की अगली चाल क्या है और आखिर में समझेंगे कि ये डिजिटल फ्यूचर बनाया कैसे जा रहा है। तो शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये एक नए कोल्ड वॉर की कहानी है, लेकिन ये जंग जमीन के लिए नहीं, रिसोर्सेज के लिए है। और इसका बैटल ग्राउंड ग्रीनलैंड। जरा इमेजिन कीजिए, साल है 2018, व्हाइट हाउस के अंदर एक अजीब सा आइडिया डिस्कस हो रहा है। ऐसा आइडिया जो किसी पॉलिसी पेपर से नहीं बल्कि अचानक से आया। चलो ग्रीनलैंड को खरीद लेते हैं। और पता है ये आइडिया किसका था? किसी थिंक टैंक का नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट के एक बिलियनियर दोस्त का। और ये दोस्त हैं रोनाल्ड लॉडर। नाम सुना होगा, एस्टे लॉडर कॉस्मेटिक्स एम्पायर के वारिस। देखने में तो एक आर्ट कलेक्टर और फिलेंथ्रोपिस्ट लगते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ये वो पावर प्लेयर हैं जिनकी आवाज दुनिया के सबसे ताकतवर लोग सुनते हैं। अब यहां से कहानी बिल्कुल एक क्लासिक स्पाई थ्रिलर जैसी हो जाती है। सोचो, एक लॉस मेकिंग कंपनी में छोटा सा इन्वेस्टमेंट, सत्ता में बैठे कुछ जरूरी दोस्त, और बस आपके हाथ में एक पूरे देश के फ्यूचर की चाबी आ जाती है। इससे कहते हैं सॉफ्ट पावर प्ले। असली मकसद प्रॉफिट कमाना था ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाना था। तो आखिर दांव पर लगा क्या है? सिर्फ बर्फ और पत्थर? बिल्कुल नहीं। दांव पर लगी हैं वो चीजें जो हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर करती हैं। जिस स्मार्टफोन पर ये एनालिसिस देखा जा रहा है, उसको भी रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। वो इलेक्ट्रिक कार जिसका प्लान बन रहा है, उसको भी। ये आज के दुनिया का नया सोना है। लेकिन इस गेम में सिर्फ सरकारें नहीं है, पर्दे के पीछे दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोग अपनी अलग ही चाल चल रहे हैं। जेफ बेजोस, बिल गेट्स, सैम ऑल्टमैन, ये सभी चुपचाप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके पास शायद ग्रीनलैंड के खजाने की चाबी है। तो पिक्चर अब साफ है। एक तरफ बड़े बड़े पब्लिक स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ आहिस्ता से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। ये एक 2-pronged अटैक है और टारगेट एक ही है, ग्रीनलैंड पर कंट्रोल। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आगे क्या होने वाला है। तो जहां एक तरफ सरकारें और बिलियनियर्स रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं, वहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अलग ही जंग छिड़ गई है। और यहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी कहानी, एक फाउंडर के नेक्स्ट चैप्टर की। ज़ोमैटो के दीपिंदर गोयल अपने पद से हट रहे हैं। अपने इस फैसले का ऐलान करते हुए दीपिंदर गोयल ने एक लेटर लिखा जिसने स्टार्टअप वर्ल्ड में कह सकते हैं एक तूफान ला दिया। उन्होंने लिखा, मैं वापस अर्ली स्टेज फाउंडर मोड में जाना चाहता हूं, नए आइडियाज, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स, केओस और रिस्क के साथ। ये आप जानते हैं एक फाउंडर की क्लासिक डिलेमा है। क्या आप वो इंसान हैं जो एक बड़े जहाज को संभालता है, उसे आराम से चलाता है, या फिर वो जो नई जमीन की खोज में निकलता है? गोयल ने साफ कर दिया है कि वो एक एक्सप्लोरर बनना चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? गोयल ये सब उस वक्त कर रहे हैं जब कंपनी आसमान छू रही है। Q3 प्रॉफिट्स में जबरदस्त उछाल आया है। ये ऐसा है जैसे कोई कैप्टन अपने जहाज को ठीक तब छोड़ दे जब वो खजाने के पास पहुंचने ही वाला हो। लेकिन इस चमकती तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। अभी कुछ ही महीने पहले कंपनी को अपने गिग वर्कर्स को लेकर काफी कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी थी। ये दिखाता है कि इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स कंपनी को चलाना कितना मुश्किल है। और शायद यही वो चीज है जिससे गोयल अब एक कदम पीछे ले रहे हैं। तो अब गद्दी कौन संभालेगा? इसके लिए आगे आ रहे हैं अलबिंदर ढींसा, ब्लिंकिट के फाउंडर। वही ब्लिंकिट जिसने ज़ोमैटो की ग्रोथ को आग लगा दी है। ढींसा अब डेली ऑपरेशंस देखेंगे, जबकि गोयल एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रोल में रहेंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। फाउंडर शायद जा रहा है, पर गेम अभी खत्म नहीं हुआ। एक लीडरशिप बदलाव से अब चलते हैं एक दूसरे बदलाव की तरफ। ये बदलाव आ रहा है इंडिया की एक सबसे पुरानी कंपनी से। और यही है हमारी आखिरी कहानी।
6 गुना। ये एक छोटा नंबर नहीं है, ये ऐसा है जैसे आप एक छोटी सी नाव से सीधा एक वॉरशिप पर जंप कर रहे हों। और L&T डेटा सेंटर्स के मामले में बिल्कुल यही कर रहा है। तो L&T का सीक्रेट वेपन क्या है? बड़ा सिंपल है, वो सब कुछ इन हाउस करते हैं। जमीन उनकी अपनी, कंस्ट्रक्शन टीम उनकी अपनी, पावर का अनुभव उनके पास है, और तो और उनके पास क्लाइंट्स भी पहले से हैं। ये एक ऐसा पावर हाउस कॉम्बिनेशन है जो उन्हें कंपटीशन से आगे निकलने में मदद कर सकता है। देखिए, एआई की दुनिया में सबसे जरूरी चीज है पावर, यानी कि बिजली। डेटा सेंटर्स ऐसा समझिए बिजली पीने वाले दानव हैं, और L&T का सबसे बड़ा दाव यही है कि वो इन दानवों को रिन्यूएबल एनर्जी से काबू करेंगे। ये न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, बल्कि उनके बॉटम लाइन यानी कि मुनाफे के लिए भी। लेकिन हाँ, L&T इस रेस में अकेला नहीं है। सामने खड़े हैं इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जायंट्स, टाटा, अडानी, रिलायंस, सब इस रेस में हैं। ये डेविड वर्सेस गोलियात जैसी फाइट लग सकती है, लेकिन इस बार डेविड के पास भी काफी बड़े पत्थर हैं। तो अब सब कुछ इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या एक ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इस फास्ट मूविंग डिजिटल नेटिव डेटा सेंटर गेम में जीत सकती है? ये सवाल सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, ये सवाल इंडिया के डिजिटल फ्यूचर का है। तो हमने देखा रिसोर्सेज के लिए एक ग्लोबल रेस, लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव और डिजिटल फ्यूचर के लिए एक जंग। पहली नजर में ये तीनों कहानियां अलग अलग लगती हैं, लेकिन अगर थोड़ा गौर से देखें तो पता चलेगा कि ये सभी एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? 3 अहम बातें। पहली, दुनिया की नई करेंसी अब रिसोर्सेज हैं। दूसरी, फ्यूचर उन फाउंडर्स का है जो रिस्क लेने से नहीं डरते। और तीसरी, एआई की दुनिया में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा वही असली किंग मेकर होगा। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो रेयर मिनरल्स, रेडिकल फाउंडर्स और मैसिव डेटा पर चलती है। सवाल ये नहीं है कि अगले 10 साल के रूल्स कौन लिखेगा, असली सवाल ये है, क्या हम इस खेल पर ध्यान दे रहे हैं?